चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। यूपी पुलिस री एग्जाम 2024 के लिए जीके, जीएस और स्टैटिक जीके का मॉडल पेपर। यह इस सीरीज का 7वां वीडियो है। इससे पहले 6 वीडियो यूट्यूब पे अपलोड कर दिया गया है, उसे आप लोग जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जोजिला दर्रा किसे जोड़ता है? ऑप्शन ए है कश्मीर और तिब्बत को, ऑप्शन बी है नेपाल और तिब्बत को, ऑप्शन सी है नेपाल और कारगिल को और ऑप्शन डी है लेह और श्रीनगर को। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, लेह और श्रीनगर को जोजिला दर्रा जोड़ता है आपस में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश कुल क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में पांचवें स्थान पर है? ऑप्शन ए है ब्राजील, ऑप्शन बी है अर्जेंटीना, ऑप्शन सी है भारत और ऑप्शन डी है ऑस्ट्रेलिया। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए ब्राजील। ब्राजील विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से 5वें स्थान पर है। आप लोग बताएंगे कि भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन से स्थान पर है, इसे आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान संविधान सभा द्वारा डैश 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 में अपनाया गया था और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ऑप्शन ए है 29 अक्टूबर 1949, ऑप्शन बी है 22 दिसंबर 1949, ऑप्शन सी है 26 नवंबर 1949 और ऑप्शन डी है 3 जनवरी 1950। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। तो याद रखेंगे कि हमारा भारतीय संविधान कब लागू हुआ था, तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, लेकिन संविधान सभा द्वारा अपनाया कब गया था, तो 26 नवंबर 1949 को यह संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, कौन सी अनुसूची के तहत अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए प्रावधान किए गए हैं? ऑप्शन ए है 4वीं अनुसूची, ऑप्शन बी है 5वीं अनुसूची, ऑप्शन सी है 8वीं अनुसूची और ऑप्शन डी है 9वीं अनुसूची। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 5वीं अनुसूची। 5वीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन के नियंत्रण के लिए प्रावधान दिए गए हैं 5वीं अनुसूची में। वहीं 6वीं अनुसूची की बात करें तो इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा तथा मिजोरम के जनजातियों से संबंधित अलग प्रावधान दिए गए हैं। तो याद रखेंगे कि 6वीं अनुसूची में जनजातियों से संबंधित अलग प्रावधान तो हैं, लेकिन किन राज्यों में, तो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के राज्यों में। वहीं 8वीं अनुसूची की बात करें तो इसमें 22 भाषाओं का उल्लेख दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, जंग लगने पर लोहे का भार ऑप्शन ए है बढ़ता है, ऑप्शन बी है घटता है, ऑप्शन सी है कोई परिवर्तन नहीं और ऑप्शन डी है परिवर्तन होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए बढ़ता है। लोहे में जब जंग लगता है तो उसका भार बढ़ जाता है और जो जंग लगता है उसका फार्मूला क्या होता है, तो Fe2O3 इसका फार्मूला होता है। अगला क्वेश्चन है, बिडाल परीक्षण किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन ए है हैजा, ऑप्शन बी है मलेरिया, ऑप्शन सी है टाइफाइड और ऑप्शन डी है पित्त ज्वार। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, टाइफाइड। टाइफाइड के लिए बिडाल परीक्षण किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला उज्ज्वला योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई? ऑप्शन ए है 1 मई 2016, ऑप्शन बी है 1 मई 2017, ऑप्शन सी है 1 अप्रैल 2016 और ऑप्शन डी है 15 अगस्त 2017। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 1 मई 2016 को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को प्रारंभ किया गया था 1 मई 2016 को। और कहाँ से शुरू किया गया था, तो यह यूपी के बलिया से इसको शुरू किया गया था। तो याद रखेंगे कि इसका उद्घाटन कहाँ से किया गया था या शुरुआत कहाँ से की गई थी, तो यूपी के बलिया से इसकी शुरुआत की गई थी। कब? 1 मई 2016 को। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन सूची 1 है जिसमें उत्तर प्रदेश के पर्यटन स्थल द्वारा आयोजित मेला और त्योहार दिया गया है और सूची 2 में आयोजन स्थल दिया गया, यानी कि स्थान का नाम दिया गया। ऑप्शन ए है पशु मेला, यानी कि ऑप्शन ए में पशु मेला है। तो यह कहाँ पे मनाया जाता है, तो पशु मेला बटेश्वर में आयोजन इसका होता है।
ऑप्शन बी है ध्रुपद मेला, तो इसका आयोजन वाराणसी में होता है। और गोविंद शाह मेला या अंबेडकर नगर में इसका आयोजन किया जाता है। और माघ मेला इलाहाबाद में इसका आयोजन किया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा, जिसमें ए तीसरे का होगा, ए का तीसरा होगा, बी का चौथा होगा और सी का दूसरा होगा और डी का पहला होगा। तो याद रखेंगे, पशु मेला बटेश्वर में आयोजित होता है, ध्रुपद मेला वाराणसी में, गोविंद साहब मेला अंबेडकर नगर में, माघ मेला इलाहाबाद में आयोजित किया जाता है। और याद रखेंगे, इलाहाबाद में कुंभ मेला भी आयोजित होता है, यूपी में। अगर पूछेगा यूपी में कहाँ पे आयोजित किया जाता है कुंभ मेला, तो इलाहाबाद में। और कुछ महत्वपूर्ण मेला देख लेते हैं। नवचंदी मेला मेरठ में मनाया जाता है, ददरी मेला बलिया में, कालिंजर मेला बांदा में, सैयद सलार मेला बहराइच में आयोजित होता है। तो याद रखेंगे कि नवचंदी मेला मेरठ में आयोजित होता है, ददरी मेला बलिया में आयोजित होता है, कलिंजर मेला बांदा में आयोजित होता है और सैयद सलार मेला बहराइच में आयोजित होता है। अगला क्वेश्चन है, गंडक सिंचाई परियोजना किन प्रदेशों का एक संयुक्त प्रयास है? ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश एवं बिहार, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड, ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश एवं हरियाणा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश और बिहार का यह ज्वाइंट क्या है, प्रयास है, गंडक सिंचाई परियोजना। इसमें नेपाल भी सम्मिलित है, ये भी याद रखेंगे कि इसमें नेपाल भी सम्मिलित है, उसे भी कुछ इसका हिस्सेदार बनाया गया है। तो यह जो ज्वाइंट प्रयास चल रहा है, यानी संयुक्त प्रयास जो चल रहा है गंडक सिंचाई परियोजना, इसमें उत्तर प्रदेश और बिहार दोनों हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में रजत क्रांति यानी सिल्वर क्रांति किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है चांदी का उत्खनन, ऑप्शन बी है अंडा और चिकन का उत्पादन, ऑप्शन सी है कपास का उत्पादन और ऑप्शन डी है स्वच्छ पेयजल का बोतलीकरण। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, अंडा और चिकन का उत्पादन। तो याद रखेंगे कि रजत क्रांति यानी सिल्वर क्रांति किससे संबंधित है? अंडा उत्पादन से संबंधित है और चिकन उत्पादन से। अब कुछ और इम्पोर्टेंट क्रांतियां देख लेते हैं। हरित क्रांति खाद्य उत्पादन से संबंधित है, श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से है, लाल क्रांति मांस और अंडा उत्पादन से है, स्वर्ण क्रांति बागवानी शहद और फल उत्पादन से संबंधित है। वहीं पे गुलाबी क्रांति की बात करें तो यह झींगा झींगा मछली जो होती है उसके उत्पादन से संबंधित है। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से संबंधित है और भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। इसमें आप लोग पीली क्रांति, भूरी क्रांति और गुलाबी क्रांति को मुख्य रूप से याद रखेंगे, यह बार बार एग्जाम में पूछ लेता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान स्थित है? ऑप्शन ए है भोपाल में, ऑप्शन बी है पटना में, ऑप्शन सी है रांची में और ऑप्शन डी है झांसी में। तो भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान झांसी में स्थित है, तो यह ऑप्शन डी सही होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर झांसी होगा, जो ऑप्शन नंबर डी है। तो भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान झांसी में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 22 अप्रैल, ऑप्शन बी है 21 अप्रैल, ऑप्शन सी है 24 मार्च और ऑप्शन डी है 24 जनवरी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए 22 अप्रैल। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। तो याद रखेंगे कि विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? तो कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? ध्यान रखेंगे इसमें आप क्वेश्चन में नहीं दे रहा है कि नहीं है। ऑप्शन ए है मेघालय का शिलांग, यानी कि इसमें राज्य दिया है और राजधानी दिया है। ऑप्शन ए है मेघालय और शिलांग, ऑप्शन बी है मणिपुर आइजोल, ऑप्शन सी है असम दिसपुर और ऑप्शन डी है अरुणाचल प्रदेश ईटानगर। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी मणिपुर। मणिपुर और आइजोल यह सुमेलित नहीं है, यानी कि यह सही मिलाप नहीं है, इसका आइजोल नहीं होगा। मणिपुर की राजधानी कहाँ पे है, तो यह इम्फाल में है। याद रखेंगे कि मणिपुर की राजधानी इम्फाल है, तो यह इसका सही जवाब होगा। और आइजोल कहाँ की राजधानी है, तो यह मिजोरम की राजधानी है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, जावा सागर एवं हिंद महासागर को जोड़ने वाली जल संधि है? तो पूछ रहा है कि जावा सागर और हिंद महासागर को जोड़ने वाली कौन सी जल संधि है? ऑप्शन ए है सुंडा जल संधि, ऑप्शन बी है मलक्का जल संधि, ऑप्शन सी है मैगलन जल संधि और ऑप्शन डी है कुक जल संधि। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए सुंडा जल संधि। सुंडा जल संधि हिंद महासागर
को जावा सागर से जोड़ती है और यह कहाँ पे स्थित है सुंडा जल संधि, तो यह इंडोनेशिया में स्थित है। अब आप लोग कमेंट में बताएंगे कि मलक्का जल संधि किन दो सागरों को जोड़ती है। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध संगीतकार उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, प्रसिद्ध संगीतकार उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किस किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित थे। ऑप्शन ए है तबला, ऑप्शन बी है बांसुरी, ऑप्शन सी है सितार और ऑप्शन डी है शहनाई। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है शहनाई। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जो थे वह शहनाई वादक थे। तो याद रखेंगे कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां शहनाई से संबंधित है, यानी कि इनका वाद्य यंत्र क्या है, शहनाई है। इन्हें कुछ पुरस्कार दिए गए हैं जो आप लोग याद रखेंगे। 1961 में इन्हें पद्मश्री दिया गया था। इन्हें पद्मश्री दिया गया था कब, 1961 में, तो इसे भी याद रखेंगे। इन्हें पद्मश्री 1961 में दिया जाता है, 1968 में पद्म भूषण दिया जाता है, 1980 में पद्म विभूषण दिया जाता है और 2001 में भारत रत्न दिया जाता है। तो आप लोग खास करके 2001 वाला भारत रत्न याद रखेंगे कि बिस्मिल्लाह खां को भारत रत्न कब दिया जाता है और दूसरे नंबर पे पद्म विभूषण कब दिया जाता है, तो 1980 में दिया जाता है। यह दो मुख्य रूप से पुरस्कार याद रखेंगे और भारत रत्न को भूलेंगे नहीं कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को कब दिया जाता है। तो 2001 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को भारत रत्न दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य उत्तर प्रदेश से संबंधित नहीं है। इसमें भी क्वेश्चन में नहीं दिया है, तो पहले क्वेश्चन को हम लोग सही से रीड करेंगे कि पूछ रहा है कि नहीं है कि है, ये ध्यान देंगे क्योंकि पेपर में जल्दबाजी में ऑप्शन में दिया रहता है कि नहीं है और हम लोग पढ़ लेते हैं कि संबंधित है, तो ऐसी गलती नहीं करेंगे। तो क्वेश्चन में दे रहा है कि कौन सा नृत्य उत्तर प्रदेश से संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए है चरकुला, ऑप्शन बी है कठपुतली नाच, ऑप्शन सी है मयूर नृत्य नृत्य और ऑप्शन डी है रासलीला। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी कठपुतली नाच, यूपी से संबंधित नहीं है। यह कहाँ से संबंधित है, तो यह राजस्थान से संबंधित नृत्य है कठपुतली नाच। अगला क्वेश्चन है, वह कला शैली जो भारतीय और यूनानी आकृति का सम्मिश्रण है। ऑप्शन ए है गंधार शैली, ऑप्शन बी है शिखर शैली, ऑप्शन सी है नागर शैली और ऑप्शन डी है बेरा शैली। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए गंधार शैली। गंधार शैली भारतीय और यूनानी आकृति का सम्मिश्रण है, यानी कि दोनों का मिश्रण है। वहीं पे बात करें गंधार शैली की, तो इसके प्रमुख संरक्षक राज्य शासक को जो हुए शक एवं कुषाण वंश के जो शासक थे वह गंधार शैली के संरक्षक माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, अब्दुल कादिर बदायूनी ने महाभारत का फारसी में अनुवाद किया था। महाभारत के फारसी अनुवाद का शीर्षक क्या है, यानी कि जो महाभारत का फारसी में अनुवाद हुआ था उसका शीर्षक क्या था जिसे अब्दुल कादिर बदायूनी ने अनुवाद किया था। ऑप्शन ए है हमजा नामा, ऑप्शन ए हमजानामा, ऑप्शन बी है अयार दानिश, ऑप्शन सी है रज्मनामा, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी रज्मनामा। रज्मनामा जो है यह महाभारत का फारसी में अनुवाद है, उसी का शीर्षक है रज्मनामा। इसी शीर्षक के नाम से महाभारत को फारसी में अनुवाद किया गया था। तो जो बुक बनी थी उसका नाम था रज्मनामा और इसको अनुवाद किसने इसका किया था, तो अब्दुल कादिर बदायूनी ने इसका महाभारत का फारसी में अनुवाद किया था। तो ये भी याद रखेंगे कि महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने किया था, तो अब्दुल कादिर बदायूनी ने किया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में कौन सुमेलित नहीं है। कौन सुमेलित नहीं है पूछ रहा है। ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज, ऑप्शन बी है स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज, ऑप्शन सी है स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन और ऑप्शन डी है महादेव गोविंद रनाडे थियोसोफिकल सोसाइटी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी महादेव गोविंद रनाडे। यह थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना नहीं करते हैं। यह किस संस्था या समाज की स्थापना करते हैं, तो यह प्रार्थना समाज की स्थापना करते हैं। तो ध्यान रखेंगे कि प्रार्थना समाज की स्थापना महादेव गोविंद रनाडे जी करते हैं। और सारे ऑप्शन सही सुमेलित है, जिसमें राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज की स्थापना करते हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज की स्थापना करते हैं और स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन की स्थापना करते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व बैंक का मुख्यालय स्थित है। ऑप्शन ए है मनीला में, ऑप्शन बी है वाशिंगटन डीसी में, ऑप्शन सी है न्यूयॉर्क में और ऑप्शन डी है जिनेवा में।
तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, वाशिंगटन डीसी में विश्व बैंक का मुख्यालय स्थित है। ऑप्शन में आप लोग और बताएंगे कि वाशिंगटन डीसी में किस संस्था का मुख्यालय स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद निर्वाचन आयोग से संबंधित है। ऑप्शन ए है अनुच्छेद 356, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 360, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 324 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 352। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 324। अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग से संबंधित सारे प्रावधान दिए गए हैं। तो इसे ध्यान रखेंगे कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 निर्वाचन आयोग से संबंधित है। अब आप लोग ऑप्शन में बताएंगे अनुच्छेद 360 में क्या दिया गया है, और अगर हो सके तो ऑप्शन डी अनुच्छेद 352 में भी क्या वर्णित है हमारे भारतीय संविधान में, इसे भी आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। इससे क्या होगा कि आपके और भी क्वेश्चंस तैयार होते जाएंगे और रिवीजन अच्छी होगी। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल की किस परत में संचार उपग्रह स्थापित किए जाते हैं। तो पूछ रहा है कि वायुमंडल के किस परत में संचार उपग्रह को स्थापित किया जाता है। ऑप्शन ए है क्षोभ मंडल, ऑप्शन बी है आयन मंडल, ऑप्शन सी है बहिर्मंडल और ऑप्शन डी है समताप मंडल। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, बहिर्मंडल। बहिर्मंडल में जितने भी कृत्रिम उपग्रह या संचार उपग्रह होते हैं उन्हें स्थापित किया जाता है। और बात करें बहिर्मंडल की तो यह विषुवत रेखा से 36,000 किलोमीटर दूरी पर स्थित यह जो है बहिर्मंडल स्थित होता है। और बात करें 640 किलोमीटर के बाद पूरा वायुमंडल स्टार्ट हो जाता है या बहिर्मंडल स्टार्ट हो जाता है। यानी 640 किलोमीटर जो हमारे पृथ्वी की विषुवत रेखा है उससे 640 किलोमीटर की दूरी के बाद पूरा का पूरा बहिर्मंडल में आता है। तो इसे भी याद रखेंगे कि बहिर्मंडल कितने किलोमीटर के बाद स्टार्ट होता है, तो 640 किलोमीटर के बाद स्टार्ट हो जाता है। और जितने भी संचार उपग्रह हैं किस परत में स्थापित किए जाते हैं, तो बहिर्मंडल में स्थापित किए जाते हैं और दूरी 36,000 किलोमीटर दूरी पे स्थित होते हैं। अगला क्वेश्चन है, माई कंट्री माई लाइफ किसकी आत्मकथा है। ऑप्शन ए है लाल कृष्ण अडवाणी, ऑप्शन बी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी है राम मनोहर लोहिया और ऑप्शन डी है महात्मा गांधी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए लाल कृष्ण अडवाणी। लाल कृष्ण अडवाणी की आत्मकथा है माई कंट्री माई लाइफ। यह आत्मकथा लाल कृष्ण अडवाणी जी का है। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को एक विधिक अधिकार का दर्जा प्रदान किया गया। ऑप्शन ए है 42वें संविधान संशोधन, ऑप्शन बी है 44वें संविधान संशोधन, ऑप्शन सी है 24वें संविधान संशोधन और ऑप्शन डी है 51वां संविधान संशोधन। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को विधिक अधिकार का दर्जा प्रदान किया गया। बात करें 44वें संविधान संशोधन की तो यह कब संविधान संशोधन होता है, तो यह 1978 में यह होता है। और जो संपत्ति का अधिकार है इसे विधिक अधिकार दिया गया तो यह 300 में ले जाकर इसे स्थापित किया गया, संपत्ति के अधिकार को उसमें वर्णित किया गया। तो याद रखेंगे कि 44वां संविधान संशोधन कब होता है, यानी 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के तहत संपत्ति के अधिकार को क्या किया जाता है, एक विधिक अधिकार का दर्जा प्रदान किया जाता है। और 44वां संविधान संशोधन कब होता है, 1978 में होता है। इसे भी ध्यान रखेंगे। 300 में क्या दिया गया है, संपत्ति के अधिकार को विधिक अधिकार बनाया गया, उसके सारे जितने भी पॉइंट है उसका वर्णन 300 में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन थी। तो पूछ रहा है कि भारत में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन थी। ध्यान रखेंगे कि यह पूछ रहा है कि पहली महिला कौन थी ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली। ऑप्शन ए है महादेवी वर्मा, ऑप्शन बी है अमृता प्रीतम, ऑप्शन सी है महाश्वेता देवी और ऑप्शन डी है आशापूर्णा देवी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, आशापूर्णा देवी। आशापूर्णा देवी ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली भारत की पहली महिला है। आप लोग वहीं पे याद रखेंगे कि महादेवी वर्मा को यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा। और जो भी कमी रही हो इस क्लास में आप लोग उसे कमेंट में बताइएगा। अगर कुछ अच्छी बात रही हो तो उसे भी आप लोग मेंशन करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही टॉप क्वेश्चंस के साथ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।
चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।